हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट होगा हमारा लेक्चर जिसके अंदर सर अब हम लोग मॉक टेस्ट पेपर सीए इंटरमीडिएट का डिस्कस करेंगे। सर मॉक टेस्ट पेपर को तीन टाइप से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या फिर समझो पहली बात कि मॉक टेस्ट पेपर है कि क्या आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में थी या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत के 4 से 5 मिनट में इस पेपर का रिव्यू करेंगे कि किस पॉइंट्स को हमने अच्छे से पढ़ा है, किसको नहीं पढ़ा है, क्या पेपर स्टडी मॉड्यूल से है या कुछ पेपर में बाहर के क्वेश्चंस हैं, अमेंडमेंट पोर्शन कितना ज्यादा है पेपर का, हम इस चीज को देखेंगे। हम फर्स्ट 4 से 5 मिनट तक इस क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करेंगे और प्लीज इस चीज को देख लेना, इग्नोर मत करना, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या आपकी स्टडी एज पर राइट डायरेक्शन है, राइट शेड्यूल से चल रही है, राइट डायरेक्शन में चल रही है, या फिर आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन किस रूट पे है वो आपको पता चल जाएगा इससे। उसके बाद सर 4-5 मिनट के बाद जब हम रिव्यू कर लेंगे उसके बाद फिर सर हम अमेंडमेंट पोर्शन की भी दिखा देंगे आपको। साथ ही साथ सर इसके बाद हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को, इंक्लूडिंग केस सिनेरियो, एंड लास्ट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को हम टैकल किए। बट पहले 4-5 मिनट का हम रिव्यू करते हैं कि क्या हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं। और जो स्टूडेंट वो 40 to 45 आवर्स वाला अभ्यास रीच कोर्स की हो, वो लोग कहां तक इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। मॉक टेस्ट पेपर आ चुका है आपका। देखो मॉक टेस्ट पेपर डायरेक्ट टेक्स्ट का हम देखते हैं। देखिए डायरेक्ट टेक्स्ट में 4 क्वेश्चन हैं आपके। फोर्थ यहाँ पे मैंने निकाली है एक शीट, ये आपकी मॉक टेस्ट पेपर की शीट है कि किस क्वेश्चन को कहां से उठाया इंस्टीट्यूट ने और आपकी बुक को कहां तक यूटिलाइज किया गया इन स्टडी मॉड्यूल के थ्रू। ठीक, चलो सर देखिए क्वेश्चन नंबर 4C जो है ना सर, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया हुआ है इलस्ट्रेशन। ये वाला सर मैंने आपको इलस्ट्रेशन पढ़ाया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में, एंड पेज 132 के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। अनरियलाइज्ड रेंट के ऊपर था वो, अनरियलाइज्ड रेंट वगैरह चीजें वहां पे आ रही थी और मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ जाए, देखो 4-5 मिनट का प्लीज ये वाला डिस्कशन सुन लो। 4-5 मिनट का कि सर हम लोग यहाँ पे जहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी को देखा करते थे, इस जगह पे सर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी देखते थे। उसके हाउस प्रॉपर्टी में देखिए मैंने जिस तरीके से आपको नोट्स बनवाए हैं साहब, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट पेज 4.132 के ऊपर मैंने पेज नंबर मेंशन किया था। और अगर आप जाओगे ना तो उस पेज नंबर पे 132 के ऊपर आप देखो क्या किया मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट किया अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखिए तो अनरियलाइज्ड रेंट के ऊपर ही कहीं ना कहीं अनरियलाइज्ड रेंट इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम एक्चुअल रेंट एंड ऑल दैट, इन सब चीजों के ऊपर बात बता रखा है। इस चीज को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क ही करवाया था कि इस बार के पेपर में आने के चांसेस हैं। रीजन सर क्यों आने के चांसेस आपको लग रहे थे, 3 साल से पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है हमारा, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड की एनालिसिस करना आ चुका है हम लोग। साथ ही साथ सर अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर एमटीपी का, तो सर मॉक टेस्ट पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, प्रोफेशनल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, कौन सा क्वेश्चन है ये सर, एन नंबर ऑफ टाइम्स, 3 से 4 बार। इस वाले चार्ट को तो मैंने खुद ने बनवाया है, 3 से 4 बार सर इस वाले चार्ट को हमने खुद ने बनाया है। याद करो वो वक्त जहां पे हम लोग पढ़ते थे सर 111A 112A और 112 के बारे में, याद आ रहा है कि सर 112A उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट टैक्स डिडक्शन एंड ऑल दैट के बारे में। चैप्टर नंबर 7 की जब हमने स्टार्टिंग पढ़ाई थी तब भी इस चीज को पढ़ाया था। साथ ही साथ एक जगह मैंने 87A आपको पढ़ाया हुआ है और इसका चार्ट याद है मुझे अभी भी, ब्लैक पेपर के ऊपर येलो पेन से मैंने बनवाया था स्पेसिफिकली कि 87A का रिबेट हर इनकम के अगेंस्ट चार्ज कर सकते हैं एक्सेप्ट 112A वाली, वहां पे भी मैंने इस बात को बताया था, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। 3-4 बार मैंने इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है। फोर्थ का एक क्वेश्चन कहता है सर, ये भी अगेन चैप्टर नंबर 7 का पार्ट है, एंड चैप्टर नंबर 7 में इसके अंदर आपको 80C के बारे में बात करता है, 80EEA के बारे में बात करता है। अगर इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकंड में आपको इसका सॉल्यूशन ओपन करके दिखाता हूं सर। देखिए सर ये आपका सॉल्यूशन है, फोर्थ के ए का 80C के बारे में डिस्कस कर रहा है आपसे, सेक्शन 24 के बारे में डिस्कस कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी वाले का, और सर यहाँ पे आपको 80EE के बारे में डिस्कस कर रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है। आप अपनी बुक को अगर ओपन करेंगे बॉस,
प्लीज आप अपनी बुक को, जो मैंने आपको नोट्स वगैरह दिए हुए हैं, अगर आप अपने नोट्स को ओपन करें तो डिडक्शन का मैंने एक चार्ट बनाया था और इस चार्ट के ऊपर तो 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं इंस्टीट्यूट ने। इस चार्ट के अलावा मैंने आपको पेज भी शायद मेंशन कहीं किया हो, इलस्ट्रेशन नहीं, पेज मैंने मेंशन नहीं किया, बट हाँ पेज मेंशन है सर। स्पेशल प्रोविजंस के तहत मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया पेज नंबर 7.38 पे, पेज नंबर 7.38, 7.38 देखो, 80 ट्रिपल 80 ईईए और 80 ईईबी को हमने इंपॉर्टेंट मार्क करवा के रखा हुआ है। 80 ईईए और 80 ईईबी को सर हमने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हुआ था। रीजन बिहाइंड दिस, 80 ईईए जो है ना सर, वो 31 मार्च 2022 तक के लिए वैलिड है। ये स्पेशल प्रोविजन थी, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। 80 डबल ई भी यहाँ पे मैंने करवाया है और यहाँ पे देखो अगेन अगेन मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था कि क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसके ऊपर एमटीपी में ही क्वेश्चन डाल दिया है, जिसको हमने आपको पढ़ाते समय केवल 40 से 50 घंटे, 40 से 42-43 घंटे की क्लास है पूरी अपनी, इनकम टैक्स अभ्यास सीरीज नाम की, सब कुछ करवाया, पूरी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल सॉल्व करवा दी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ। उसमें भी मैंने फिल्टर कर करके इंपॉर्टेंट बात बोली है, वो सब चीजों पे मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन बन रहा है। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फॉलो करो, अदर बुक्स अगर टाइम परमिट करे तो ही करिएगा, पहले इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जरूर पूरा का पूरा सॉल्व करिए। सर आइए देखिए, ये क्या था, 31 मार्च 2022 तक ही था, देखो मैंने किया इसलिए बोला 80, ये वाली एईए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ सर, जब इसी क्वेश्चन को जब हम कर रहे हैं, जब ये वाला सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो इसमें हमने एक बात आपको कई जगह बोली थी, हमें भी अच्छे से याद आ रहा है कि मैंने आपको, ये आरटीपी है आपकी, ठीक है, आरटीपी नहीं सॉरी, ये आपका एक क्वेश्चन पे एमटीपी का सॉल्यूशन है। 80 ईईए भी इंपॉर्टेंट था, साथ ही साथ मैंने बहुत जगह आपको एक रेफरेंस दिया था सर, सेक्शन 24 बी का, ये देखो यहाँ पे है सेक्शन 24 बी का, बहुत सी जगह रेफरेंस दिया था। और पता है क्यों मैंने रेफरेंस दिया था? बिकॉज इंस्टीट्यूट ने 4 से 5 बार सेम चीज पे क्वेश्चन पूछा है, 4 से 5 बार 24 बी के ऊपर बोलता है, और इंस्टीट्यूट का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि 115 बीबीए नहीं लिए हैं, वो स्पेशल प्रोविजंस नहीं ले रहे हैं, तो भी 24 बी वाला तो बेनिफिट मिलता ही है। इस चीज के ऊपर 4 से 5 बार क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली कई बार बताया इस बात को, उस चीज को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। इसके बाद जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी है बॉस, इसको मैंने इलस्ट्रेशन में बताया अंडर चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के इलस्ट्रेशन में भी मैंने आपको बता दिया है, और चैप्टर नंबर 7 में भी इसका यूज किए थे हम, ये भी हमें याद। साथ ही साथ जो इसका, इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर बी है ना, थर्ड का बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, इसका कंसेप्ट हमने दिया है आपको अपनी अभ्यास शीट में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया था, बट इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी है। देखो सब कुछ हम आपके लिए पहले से मार्किंग करके रखे हुए हैं, आपके इंस्टीट्यूट की बुक का है ये, सब कुछ मार्किंग करके रखे हुए हैं कि कहीं से भी बाहर का कुछ नहीं है, परेशान होने की नीड नहीं है। बहुत से बच्चों का इसके एमसीक्यू पे भी बहुत ज्यादा क्वेरी आई है, आई गेस 23 और 24 क्वेरीज मेरी पास कल की डेट में केवल आई है, इसलिए हम आज इसको सॉल्व करके भी आपको दे रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपकी बुक का ही है। देखो, और जो चार्ट्स बनवाए हैं यार, उससे बहुत इजीली हो जाएगा। देखो 4A भी हो गया, 3B, 3B क्वेश्चन कहाँ का है, 3B भी मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट अगर आप देखते हैं तो सर ये सेम टू सेम सैलरी में जो प्रोविजंस अभी तक हमने पढ़े हैं उसी का है, और साथ साथ याद करो चैप्टर नंबर 8 में मैंने सैलरी का एक क्वेश्चन करवाया था, कुछ कंसेप्ट उसके भी यहाँ पे यूज हो जाएंगे। सर उसके बाद का सर तो मतलब इंस्टीट्यूट ने खुश कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सी, इस क्वेश्चन के ऊपर जो कंसेप्ट था इलस्ट्रेशन में भी मैंने बताया, आईसीएआई के इलस्ट्रेशन से बताया मैंने उसको, आपके बुक में दिया है, इंस्टीट्यूट की आरटीपी में भी दिया है, 194Q प्लस मतलब 194QO और 206CH1 206C1H का इसमें यूज किया गया था, और इसका वीडियो 75 मिनट अराउंड का वीडियो मैंने डाला था और बोला था कि 7-8 मार्क्स तक कवर कर सकता है ये आपके एग्जाम में। और बताओ आरटीपी में भी डाला इन्होंने, एमटीपी अब आई है, अभी भी डाला है, वीडियो तो हम पहले ही डाल चुके हैं, प्लीज उस वीडियो को भी कंसिडर करना, अमेंडेड पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आप पहले से पढ़ चुके हैं और बहुत डिटेल में पढ़े थे, पिक विक लगा के बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, इसका कंसेप्ट बहुत हल्का कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, टीडीएस 2% वाले की बात कर रहा है, और एक बार पढ़ने पे भी इसको कोई समझ सकता है, और इसको ऑलरेडी आपको ब्रीफली मैंने बोला था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया था इसके ऊपर, इवन लास्ट ईयर की आरटीपी या एमटीपी का क्वेश्चन है ये, जो कि सॉल्व करवाया हुआ उसी फोल्डर में आपके पास अवेलेबल है।
इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2 का ए, जो कि चैप्टर नंबर 2 हमने आपको पढ़ाया है ना, उसका लास्ट वाला इलस्ट्रेशन है। सेम टू सेम लास्ट वाले इलस्ट्रेशन जैसा है, जहां की हम आपको बताते थे ना रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होते हैं, क्या होते हैं और कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। कुछ कुछ शॉर्टकट्स भी आपको बताए थे कि इतना लंबा क्वेश्चन आए तो डरना मत, करना कैसे। यहाँ पे याद आ रहा है सर, रेसिडेंट के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल है, रेसिडेंट, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल है। सर याद करो, इंडिया में कमाई हो, इंडिया में पाए हो, या फिर उस सर्विसेज के लिए पैसा मिला है जो सर्विस भारत में यूटिलाइज हुई हो, चाहे वो सर्विस का पैसा कहीं भी मिला हो। याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा। हाँ सर, तो सर कंप्लीटली उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एंड सर क्वेश्चन नंबर 1 आपका पांचों हेड मिला के, जो कि चैप्टर नंबर 8 में हम लोग जिसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्लस कुछ कुछ प्रैक्टिस तो उसके साथ पीजीबीपी के साथ भी हो जाती है, उसी पे बेस्ड है। इट मीन सर कंप्लीटली ये वो पार्ट है जो आपको पूरी की पूरी एमटीपी मैंने आपको 40 से 50 घंटे वाली अपनी, अब एक्चुअल में क्यों मैं 50 घंटे बोल रहा हूँ, 41 आवर्स की अभ्यास सीरीज के अंदर आपको पढ़ाया है। वो अभ्यास सीरीज 3 साल से चल रही है अपनी और बहुत ज्यादा सक्सेस है। सारे स्टूडेंट्स के पॉजिटिव रिव्यू ही रहे हैं, और आपने पिछली बार मार्क्स तो देखे ही हैं, बहुत ज्यादा आए हैं। एक स्टूडेंट के उसके रीजन के लिए रैंक 2 भी आ गई, उसके रीजन के अंदर उसकी ट्रॉफी में हमने शेयर की थी। तो सर ये तो सब चलता आ रहा है। अब आते हैं सर अपने उस वाले पार्ट पे जिसकी इंक्वायरी आप लोग कर रहे थे। सर कौन सा वाला पार्ट, सर एमसीक्यू बता दो, एमसीक्यू बता दो, आओ। बाकी डिस्क्रिप्टिव आप कर ले जाओगे, और अगर हमें मौका मिलता है तो मैं सॉल्व भी करवा दूंगा, बट डिस्क्रिप्टिव की बहुत ज्यादा बातें आ रही थी, तो सर डिस्क्रिप्टिव हम करा देते हैं। ये देखिए, ये वाइट बैलेंसिंग की बात है, हो गया सही। ये सर वाइट बैलेंसिंग को कभी कभी इशू आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, टेक्निकल चीजें हैं यार। ओके, ये आप लोग भी प्रिंट निकाल लेना प्लीज। सर सारे ही एमसीक्यू बताने पड़ेंगे मुझे, 6 एमसीक्यू में 6 बता देता हूँ मैं। अब सर हम एमसीक्यू जब करने जा रहे हैं, आपका टाइम हो रहा है 12 मिनट पे एमसीक्यू स्टार्ट हुआ। चलिए 12 मिनट पे आपका एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, और बहुत जल्द, बहुत ही जल्द इसके काम कर लेंगे। याद करो सर, मिस भावना वाइफ ऑफ सोनू, भावना जी वाइफ ऑफ सोनू है, इज अ इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, दोनों पार्टनरशिप फॉर्म है, सॉरी, भावना वाइफ ऑफ मिस्टर सोनू इज अ पार्टनर इन अ फॉर्म, वो एक फॉर्म में पार्टनर है। भाई हस्बैंड का नाम क्या है, सोनू, वाइफ का नाम क्या है, भावना, ठीक है। हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 लाख टू द फॉर्म एज ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 31 मार्च 2021 को इनकी कैपिटल है भाई साहब 10 लाख रुपीस, समझ रहा हो, 10 लाख रुपीस। इंक्लूडेड 6 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ गिफ्ट रिसिप्ट फ्रॉम सोनू, जिसमें से 6 लाख रुपए तो वो वाला अमाउंट है जो इनके हस्बैंड ने इनको गिफ्ट गिफ्ट किया था। आगे पढ़ते हैं सर। 1 अप्रैल 2021 शी फर्दर इन्वेस्टेड 2 लाख आउट ऑफ गिफ्ट रिसिप्ट फ्रॉम सोनू। अगेन 1 अप्रैल 2021 को इनकी कैपिटल कितनी हो गई, 1 अप्रैल 2021 को बोलो कितनी कैपिटल हो गई, 2 लाख रुपए फिर से इन्वेस्ट किया, मतलब 12 लाख रुपए इनकी कैपिटल हो गई 1 अप्रैल 2021 को, मतलब ओपनिंग कैपिटल 12 लाख रुपए है, जिसमें से इनके जो पति हैं इन्होंने 2 लाख रुपए एडिशनल दिया, तो इनके पति का टोटल 8 लाख रुपए लग गया है। इनके पति का टोटल 8 लाख रुपीस लग गया है। देखो 2 लाख रुपए फर्दर उनके पति ने ही गिफ्ट किया था। क्लियर हो रहा है सर, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। अब आप आइए, हम आपको क्लबिंग में एक प्रोविजन पढ़ाए थे, आप में से जिन लोगों ने क्लास की उन्हें अच्छे से याद होगा। यहाँ पे हमने बताया था कि ये एक वाइफ है, ये वाइफ है, और ये बाबू राव था। बाबू राव को बिजनेस में सपोर्ट की थी उसकी वाइफ, कैसे, देखिए 50,000 रुपए कैश गिफ्ट की थी, वो एज अ असेट, तो कैश भी असेट होता है, और उस पे जो इनकम होगी वो इसकी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी, लारा के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि वो ओपनिंग कैपिटल का पार्ट होना चाहिए, 1 अप्रैल वाला पार्ट होना चाहिए, तो ओपनिंग कैपिटल का पार्ट होना चाहिए। बहुत डिटेल में बात की थी कि सर गिफ्ट करती है तो क्या होगा और बोरो करती है तो क्या होगा, पूरा चार्ट वार्ट बनवाया था। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे अगर आप क्वेश्चन देखिए, तो सर ये वाइफ है, वाइफ के बिजनेस पे सोनू भैया ने क्या किया है, सोनू भैया 1 अप्रैल 2021 की जो इनकी वाइफ की कैपिटल है वो है 12 लाख रुपए। इस 12 लाख रुपए में सोनू भाई का कितना पैसा है, सोनू भाई का कितना पैसा लगा हुआ है, 8 लाख रुपए लगा है। तो जो प्रोविजन है ना उसके अकॉर्डिंग 8 लाख रुपए चूंकि ओपनिंग कैपिटल में है,
तो टोटल इनकम का प्रोपोर्शनेट, कैपिटल का प्रोपोर्शनेट इनके इनके हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अभी आपको और समझ में आएगा, अभी आपको 2 मिनट बाद और ज्यादा समझ में आएगा। देखो पहले क्वेश्चन मिल जाओ भाई, कहाँ हो। ओके देखो, द फर्म पेड इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल 1,20,000 एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। फर्म से मिला हुआ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलवेज एग्जेम्प्ट होता है। याद आ रहा है, पार्टनरशिप फर्म अगर उस पर टैक्स भर देती है तो पार्टनर्स के हाथ में पैसा एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो सर ये तो 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन इस 1,20,000 रुपए का क्या, 12 लाख पे जो ब्याज कमाए, 1,20,000 रुपए, ओपनिंग कैपिटल 8 लाख सोनू की थी, तो 1,20,000 रुपए आप कमाए हो कितने रुपए पे ब्याज, 1,20,000 कितने पे कमाए हो, 12 लाख पे। तो सोनू के हिस्से का ब्याज कितना होगा, सोनू ने 8 लाख रुपए लगाए थे, मतलब 80,000 रुपए जो इंटरेस्ट की इनकम है वो सोनू के हाथ की है। 80,000 रुपए, 80,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम सोनू के हाथ में जाएगी, सोनू के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। इतना याद आ रहा है, पूरा लारा बाबू भैया, उनकी माता जी को भी मैंने बीच में लाया था, पूरी की स्टोरी पढ़ाई थी। हाँ सर याद आ रहा है, अब चीजें बहुत तेज कनेक्ट होगी आपकी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर केस वाइज, ठीक है, द इंटायर इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ फर्म। फर्म के हाथ में अगर टैक्स नहीं लगा, फर्म को डिडक्शन मिल गया, तो पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अपने को क्या पता चला, 80,000 रुपए सोनू के हाथ में जाएगा टैक्सेबल, और लारा के हाथ में, लारा की कैपिटल इसमें से कितनी है, 4 लाख रुपए लारा, मतलब सॉरी बी वाली है, भावना की कैपिटल 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख पे जो इंटरेस्ट बनता है वो होता है 40,000 रुपए। 40,000 रुपए भावना के हाथ में जाएगा, 80,000 रुपए सोनू के हाथ में जाएगा, और जो फर्म से प्रॉफिट आया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट, बट 80,000 इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस्टर सोनू एंड इंटरेस्ट ऑफ 40,000 इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस भावना। ये वाला आंसर सही होगा। देखो इतनी बार इतने अच्छे से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ा दिए आपको कि ना कहीं आपको चीजें बहुत ज्यादा इजी लग रही होंगी, और आप स्पीड में आप करोगे, मेरे साथ स्पीड मैचअप कर लो, कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्लास लगाई हुई है तो बेनिफिट मिलना चाहिए आपको, ठीक है। 6 का बी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर राज इज 1,15,000 रुपीज। कितनी सैलरी, 1,15,000 रुपए भाई साहब की सैलरी है। ही इज इंटाइटल्ड ऑफ डियरनेस अलाउंस विच इज 30% ऑफ बेसिक सैलरी विच फॉर्म पार्ट ऑफ पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब डीए इन टर्म्स है इनका, डीए इन टर्म्स है। देखो ये क्वेश्चन उठा रखे हैं, क्वेश्चन यहाँ खोले, कैलकुलेटर उठाया, डीए इन टर्म्स इनका कितना आ रहा है, 1,15,000 का 30% करो तो आता है सर 34,500 रुपए। मतलब इनकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, प्लस 30%, दैट इज 1,49,500 रुपीज की सैलरी क्या बनती है इनकी, पर मंथ की सैलरी बन रही है। इनकी सैलरी हमने कैलकुलेट कर दी है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स इनको मिल रहा है, ठीक। मिस्टर राज एंड हिज एम्प्लॉयर XYZ लिमिटेड बोथ कंट्रीब्यूट 20% ऑफ बेसिक सैलरी। दोनों 20% ऑफ बेसिक सैलरी करते हैं, मतलब 20% ऑफ बेसिक सैलरी बोले तो 1,15,000 पर मंथ का, 1,15,000 रुपए पर मंथ का 20% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 12 महीनों के लिए। निकालो कितना आता है, 1,15,000 का 0.20 इंटू 12, दैट इज 2,76,000 रुपीज। 2,76,000 रुपीज पर एनम कंट्रीब्यूट कौन करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर हो रहा है। देखो 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द पेंशन स्कीम रिफर्ड अंडर सेक्शन 80 CCD। कौन कौन, राज भी और उसका एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर दोनों 20% ऑफ बेसिक सैलरी डालते हैं पेंशन फंड के अंदर। What is the amount of deduction available to Raj under section 80 CCD for the assessment year 22-23? 22-23 के अंदर क्या डिडक्शन मिलेगी, क्या एग्जामेशन मिलेगी, क्या डिडक्शन इवन मिलेगी। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मुझे याद आ रहा है बहुत ज्यादा टाइम लगा के मैंने ये वाला चार्ट डेवलप किया था कि 80 वाली सीरीज की टेंशन ही खत्म भाई। ये वाला चार्ट और मैंने आपको हैंड रिटन बनवाया था, यहाँ पे तो ये क्लियर नहीं होगा बिकॉज एक पिक्चर है ये, बट मैंने आपको ओरिजिनल पीडीएफ चार्ट दिया है, ठीक है। ठीक है सर, देखो 80 CCD पे इसने बात की, इधर वाले चार्ट को छोड़ते हैं, इन सब पोर्शन को छोड़ते हैं अभी। अभी हम डायरेक्ट आते हैं इसी पोर्शन पे, 80 CCD वाले पोर्शन पे। तो सर देखिए, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ, बाबू मोस्ट फिल्टर्ड कंटेंट आपको पढ़ाए हैं, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड अभ्यास सीरीज है रिपीटर्स के लिए। अब इस पे ट्रस्ट करके आप अपना एग्जाम पक्का क्रैक कर सकते हो, बहुत बच्चों को बेनिफिट हुआ है। देखो एम्प्लॉई ने कितना देखो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड को हम डील करते हैं 80 CCD में।
और कंट्रीब्यूशन कौन कौन करता है, एम्प्लॉय भी करता है, एम्प्लॉयर भी करता है। और हमारे क्वेश्चन में एम्प्लॉय ने कितना किया, 2,76,000 कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने भी 2,76,000 रुपीज कंट्रीब्यूट किए हैं। दोनों ने 2,76,000 कंट्रीब्यूट किए हैं, मतलब दोनों ने टोटल कितना कंट्रीब्यूट किया है, साल भर में 5,52,000 रुपीज पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूट किए हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। तो सर 80CCD1 एक सेक्शन होती है जो आपसे कहती है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड। जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जब वो कंट्रीब्यूट करता है पेंशन फंड के अंदर तो उसको डिडक्शन कितनी मिलती है, अप टू 10% ऑफ सैलरी। ये वाली चीज आपके इस क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, अप टू 10% ऑफ सैलरी। जहां सैलरी का मतलब होता है, सैलरी मीन्स अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स। बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स आपके लिए कितना है सर, आपके लिए बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स 1,15,000 का प्लस 30% 1,49,500 एक महीने की थी पर मंथली, इंटू 12 अगर आप करते हो तो सर आता है आपके लिए 1,79,04,000 रुपीज, सॉरी 1,79,04,000 रुपीज क्या आता है आपका, सैलरी। सैलरी सैलरी के 10% तक आप 80CCD के अंदर एग्जामेशन ले सकते हो। तो इसका 10% कितना आ रहा है बताओ, इसका 10% कितना आता है, बताओ 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 भाई। 1,79,400 का 10% आएगा 1,79,400, गलती से बोल दिया मैंने, 1,79,04,000 का 10% आ रहा है 1,79,400 रुपीज। ठीक, 1,69,04,000 का 10% आ गया। अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि सर अपना 80CCE भी आता है, देखो इसीलिए चार्ट ऐसे बनवाया था। 80CCE भी आता है, वो बोलता है कि सर 80C मतलब ये वाला ब्लॉक, 80CCC मतलब ये वाला ब्लॉक, और 80CCD1 मतलब ये वाला ब्लॉक मिला के मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 ही हो सकती है, उससे ऊपर नहीं। यहाँ पे आपको 80CCD के अंदर कितनी डिडक्शन दे दी जा रही है, 1,79,400। क्या ये पॉसिबल है? सर नहीं पॉसिबल है, बिकॉज मैक्सिमम आपको 1,50,000 तक की तो डिडक्शन दे सकते हैं। तो 1,79,400 की डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, डिडक्शन कितने की मिलेगी, 1,50,000 रुपीज की। मतलब आपको 80CCD1 के अंदर एक डिडक्शन मिलती है 1 लाख, जो कि एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के तहत डिडक्शन मिली है कितनी, 1,50,000 रुपीज। क्लियर हो रहा है? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए 1,50,000 की डिडक्शन मिल रही है। अब सर बात करते हैं एम्प्लॉयर की, 2,76,000। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अगर वो भी एनपीएस में करता है तो सर 10% ऑफ सैलरी देते हैं, और सैलरी का मतलब फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब अगेन सेम फिगर आएगी 1,79,400 रुपीज। ये 14% ऑफ सैलरी लगती है, स्पेशल कंडीशन वो यहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली बात नहीं हो रही है। तो सर यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे सर आपका अमाउंट आ गया 1,79,400 रुपीज, 10% ऑफ सैलरी। सेम यही वाला कैलकुलेशन जाएगा, 1 लाख इसका 10%, तो सर 1,79,400। और यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि आपका मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही है, कोई बात नहीं लिखी है। सर आपको टोटल एग्जेम्पशन अभी कितना मिला, जोड़ो 1,79,400 प्लस 1,50,000, दैट इज सर 3,29,000, 3,29,400 का आपको डिडक्शन मिल रहा है। बट मजे की बात क्या है, इसके बीच में छुप के एक और सेक्शन बैठी है 80CCD1B, वो कहती है कंट्रीब्यूशन एनपीएस एडिशनल डिडक्शन आपको 50,000 रुपए का अलाउड होता है। आप देखिए सर, आपने 5,52 का किया, 3,29,400 रुपए का ही आपको डिडक्शन मिल रहा है। 5,52,000 के कंट्रीब्यूशन पे आपको डिडक्शन 3,29,400 का अलाउड हो रहा था, तो एडिशनल वाला भी 50,000 ले लो ना, ये वाला भी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको टोटल डिडक्शन कितना अलाउड होगा, 3,79,400 रुपीज, 3,79,400 रुपीज आपको टोटल डिडक्शन मिलेगा। ओके सर जी, देखते हैं कितना, इतना ही आया आंसर, 3,79,400 रुपीज, 3,79,400। क्लियर हो रहा है? वहां पे बहुत डिटेल में बात हुई है, बट मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, रिकॉल करवा रहे हैं, रिफ्रेश करवा रहे हैं चीजों को, कि जो आपने पढ़ा है वही सब पूछा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं पूछा है, सारी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है। 3,79,400 आंसर नंबर कितना है, सी, फिफ्थ का सी। चलो सही है। आते हैं सर नेक्स्ट, मिस्टर जय अ रेसिडेंट। देखो
मिस्टर जय रेसिडेंट एज्ड 60 ईयर, 60 साल का आदमी है, वन 9 लाख एंड मिस्टर वीरू रेसिडेंट एज्ड 55 ईयर, वन 8 लाख। जय भाई 9 लाख रुपए जीते हैं और वीरू भाई कितने जीते हैं, 8 लाख रुपए, ठीक है, फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी खेली है भाई लोगों ने और लॉटरी में माला माल हो गया। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194B was deducted, assuming that this is the only source of income of Mr. J and Mr. Viru for the assessment year 22-23. Are Mr. J and Mr. Viru liable to pay advance tax for the year? Sir, no. कोई एडवांस टैक्स नहीं होगा। 194B 194B भी मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे उसके सामने तो एकदम बच्चा क्वेश्चन किया है। याद करो वो वक्त जहां मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या आप कभी सोच सकते हो कि आपको लॉटरी कब लग जाएगी? आप ये डिटरमाइंड कर ही नहीं सकते कि आपको लॉटरी कब लग जाएगी। मैंने बताया था चैप्टर नंबर 10 के अंदर कि सर एडवांस टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है तो एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 का जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैंने 234C के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताई है, वहां पे मैंने बताया था कि सर उस इंस्टॉलमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए आप लॉटरी इनकम और कैपिटल गेन की इनकम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज ये दोनों का पता एसएससी को भी नहीं होता है, एस्टीमेट एसएससी भी नहीं लगा सकता है कि ये इनकम कब हो जाएगी और कितनी हो जाएगी। और जब ये इनकम होती है तो और उसके आगे के इंस्टॉलमेंट पे अगर आप एडवांस टैक्स भर देते हो तो मान लिया जाता है आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। बहुत भारी कंसेप्ट मैंने वहां पे दिया था मजाक मजाक करते हुए, यहाँ पे बहुत छोटी सी बात पूछी है। तो सिंपल सा इसका रिप्लाई है सर कि आप लॉटरी इनकम को कभी कंसीडर कर ही नहीं सकते, कभी सोच ही नहीं सकते कि लॉटरी इनकम क्या आने वाली है। तो अगर उसके लिए अगर उस पर पूरा टीडीएस कट चुका है और आपका कोई और इनकम है ही नहीं और 30% से टीडीएस करता है अंडर सेक्शन 194B, तो आपको एडवांस टैक्स की पे की नीड अब नहीं बची है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा नो मिस्टर जय एंड वीरू आर नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। ठीक है, मिस्टर जय एंड वीरू आर नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, फोर्थ का ए आंसर। तो इतनी डिटेल में और लॉजिकल बात की है ना, उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं सर। आइए सर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम सामने रखें क्योंकि अगर पीडीएफ का पेजेस हम इधर उधर करें क्वेश्चन दिखता है। मिस्टर इन प्रीवियस ईयर 21-22 मिस्टर ए हैज ट्रांसफर द फॉलोइंग एसेट्स। भाई साहब ने कुछ एसेट्स बेच दिए हैं। एक बेचा है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 8 करोड़ की वैल्यू थी, 6 करोड़ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ट्रांसफर डेट दिया हुआ है। अब देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिया है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है, इट मींस वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी और वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 2 करोड़। ये 2 करोड़ का ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। ये आपको सॉल्यूशन ही बता रहा है, मतलब क्वेश्चन ही बता रहा है। ज्वेलरी इसने सोल्ड की है, 3 करोड़ रुपए की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, 2 करोड़ रुपए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जो कि 5 जनवरी 2022 को की। मिस्टर ए ब्रॉट अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2020 फॉर 1 करोड़। अब आप देखिए बॉस सर इधर थोड़ा सा ध्यान दे दो, आपका ये डेट्स के ऊपर गेम है। यहाँ पे 25/11 यहाँ 5 जनवरी है और ये 21-22 है, मतलब प्रीवियस ईयर 2021-22 का डाटा दे रहे हैं ये। और सर प्रीवियस ईयर 2021-22 अगर ये 25/11 को कोई प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं तो मेरा सेक्शन 54 और 54F जो भी सेक्शन है, 54 सेक्शन क्या कहता है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने पे जो अमाउंट का एग्जेम्पशन लेते हैं तो हम अपने डेट के ट्रांसफर डेट के 1 साल पहले तक हम असेट को खरीद सकते हैं। यहाँ पे 25/11 के पहले क्या आता है, 25/11/2020, ये सर 1 अप्रैल 2020 को परचेज किए थे। सर 1 साल पहले के भी पहले मैंने परचेज किया था, तो क्या बताओ आप इस वाली प्रॉपर्टी के परचेज पे मुझे कोई एग्जेम्पशन मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इस वाली प्रॉपर्टी के परचेज पे हमको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सर ये वाली चीज मुझे 1 करोड़ रुपए एग्जेम्पशन के लिए नहीं मिलेगी। इस 1 करोड़ वाली हाउस प्रॉपर्टी का हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए रूल होता है -1+2, 1 साल पहले और 2 साल बाद में अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो सर वहां पे हम एग्जेम्पशन के लिए उस प्रॉपर्टी का कंसीडर कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड 28 फरवरी 2022 को डिपॉजिट किया 3 करोड़ इन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि अगर आपको आगे के 2 सालों में चूंकि अगर आप चाहते हो ना कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो कैपिटल गेन नहीं लगे, तो 3 करोड़ रुपए जो आज मिल गया उसका क्या करें? तो होता है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले आप उसको कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट करवा दीजिए। इनके लिए मिस्टर ए
अगर नॉर्मल भी है तो भी जुलाई आता है, इन्होंने तो फरवरी में ही इन्होंने क्या कर दिया, याद है, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करा दिया, तो सही बात किया इन्होंने। 30 जुलाई को उन्होंने क्या किया, विड्रॉ किया 3 करोड़ फ्रॉम कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एंड एक्वायर अ रेसिडेंशियल हाउस वर्थ रुपीज 2.5 करोड़। भाई साहब ने 30 जुलाई को गेम कर दिया, 30 जुलाई 2022 को 2.5 करोड़ का एक घर खरीद लिया। ठीक है सर, वुड यू व्हाट बी द कैपिटल गेन ऑफ इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23? हमको सर कैपिटल गेन निकालना है, हमको क्या निकालना है, कैपिटल गेन निकालना है। अब देखो, इफ द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ ज्वेलरी इज 2 लाख रुपीज, ज्वेलरी के ट्रांसफर का 2 लाख रुपए खर्चा है, तो देखो ज्वेलरी आपने बेची थी 3 करोड़ रुपए में, माइनस 2 लाख रुपए खर्चा आया, तो आ गया आपका 2.98 लाख रुपीज, क्या 2.98 लाख नहीं, 2.98 करोड़ आपका क्या आया, नेट कंसिडरेशन। अरे कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट कंसिडरेशन, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपकी 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया, 98 लाख। 50 बार आपने सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे आ गया सर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, 98 लाख रुपीस। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, आप ये बताओ। आप देखो ये बड़ा करो, एक बार सॉल्व करके देखो जरा खुद से। चलो आप लोग कर लिए, चेक किए, हाँ। कैपिटल गेन का सर अब क्या करें। अब देखो सर, एक सेक्शन होती है जिस सेक्शन को आप लोग बहुत अच्छे से समझो, जानो, बूझो। कौन सी सेक्शन होती है सर, एक सेक्शन होती है सर सेक्शन 54। सेक्शन 54 में हम लोग क्या कहते हैं सर, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के अगर मैंने कोई दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, डेट ऑफ ट्रांसफर के डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 साल पहले या 2 साल बाद में, तो सर जो नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं या जो कैपिटल गेन का अमाउंट होता है विच एवर इज लोअर का हमको एग्जेम्पशन मिल जाता है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या हुआ है कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, देखो देखो देखो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के मैंने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये वाली रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो 1 साल पहले की डेट के भी पहले चल जाती थी। 1 साल पहले तक खरीदते तो हम इसमें एग्जेम्पशन ले सकते हैं, लेकिन उसके भी पहले करते हैं। अरे यार सोचो ना, 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी खरीदे हो तो आज थोड़ी इसकी एग्जेम्पशन ले पाओगे आज के कैपिटल गेन से। 1 साल पहले तक कोई प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो हम कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो खरीदे थे ना, वो 1 साल से बियॉन्ड हो गया, तो उस प्रॉपर्टी की कीमत में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बट मैंने जो दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी है वो 2.5 करोड़ की खरीदी है, तो सर ये जो 2.5 करोड़ की मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, इसके ऊपर हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो सर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है अंडर सेक्शन 54। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने 2 करोड़ रुपए कैलकुलेट करके रखा है, और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना है मेरा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मेरा कितना है सर, 2.5 करोड़ रुपीस। तो सर विच एवर इज लोअर, मतलब हमको डिडक्शन एग्जेम्पशन मिल जाएगी 2 करोड़ रुपए की। अंडर सेक्शन 54 मेरा कैपिटल गेन कितना एग्जेम्प्ट हो जा रहा है, 2 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन सर मेरा एग्जेम्प्ट हो जा रहा है। यहाँ पे आइए, इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो अंडर सेक्शन 54 यहाँ पे मेरा 2 करोड़ का अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जा रहा है सर। मजेदार क्वेश्चन है, ये 2 करोड़ रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा एग्जेम्प्ट हो जा रहा है, कैसे, अंडर सेक्शन, किस सेक्शन ने इसके ऊपर कृपा कर दी, 54 के ऊपर। अब सर 54F को थोड़ा सा याद करिए सर, 54F क्या हुआ करता था, 54F आपसे बोलता था कि आपने कोई भी एसेट बेची है, वो वाली बात नहीं कर रहे लैंड एंड बिल्डिंग बेच के आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वगैरह खींचो, नहीं, हम कह रहे एनी एसेट, कोई भी एसेट बेच के अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलती है। कितनी मिलती है वो बताएंगे अभी। अगर आप कोई भी एसेट बेचते हो और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो सेक्शन डील होता है 54F के थ्रू, और उसमें बोला जाता है कि आपको हम एग्जेम्पशन देंगे, क्या एग्जेम्पशन देंगे, तो एग्जेम्पशन होता है कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन, कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। जो भी आपने नई एसेट खरीदी, इस तरीके से डिडक्शन मिलता है। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। अब देखिए सर, मजे की बात तो यहाँ पे ये है, आपका कैपिटल गेन इस वाले केस में कितना है, देखो यहाँ पे कैपिटल गेन आपका आ रहा है 98 लाख रुपीस, और कॉस्ट, सॉरी नेट कंसिडरेशन है ना, हाँ नेट कंसिडरेशन कितना है, 3 करोड़ में से माइनस एक्सपेंस किए 2 लाख, तो 2 करोड़ 98 लाख रुपीस है। समझ जाओ तो अच्छा है। कैपिटल गेन आपका आ रहा है सर 98 लाख रुपीस, ठीक।
और नेट कंसिडरेशन है सर 2 करोड़ 98 लाख रुपीस। 98 लाख रुपए का कैपिटल गेन है, 2 करोड़ 98 लाख रुपए कैपिटल गेन है। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी ले, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी ले सर, ये बताइए, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी लें? तो सर 2.5 करोड़ का मैंने जो घर खरीदा था, 2 करोड़, 2.5 करोड़ का घर खरीदा मतलब 2 करोड़ 50 लाख का मैंने घर खरीदा था, उसमें से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए तो मैंने पहले से एग्जेम्पशन क्लेम कर ली, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 50 लाख वाले प्रॉपर्टी के लिए उस 2.5 करोड़ के घर में से जो 50 लाख का पोर्शन बचा ना, उसके लिए हम एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। यही वो मजेदार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो 50 लाख रुपए के लिए जब आप क्लेम करोगे तो आप कैलकुलेट करिए, 98 लाख डिवाइड बाई 2 लाख 98, 2 करोड़ 98 लाख इंटू 50 लाख, दैट इज 1644, कितना आ रहा है 1644 जो भी आ रहा है 295, हाँ 1644 ये क्या आ रहा है सर, ये अमाउंट आपका क्या आता है सर, ये आपका एग्जेम्पशन अमाउंट आ रहा है। ये अमाउंट क्या है सर 1644 क्या है, एग्जेम्पशन आपको दी जाएगी, इतने रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54F। सर कैपिटल गेन टैक्सेबल कितना था, 98 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्सेबल आ रहा था, जिसमें 1644 का एग्जेम्पशन मिल गया अंडर सेक्शन 54F। तो सर अब यहाँ पे कितना आएगा प्लीज कैलकुलेट करो, 98 लाख जो आपको 54F अगर आपको ना आपकी बुक का पेज नंबर बता देते हैं, 54F कहाँ पे है, बस एक सेकंड परेशान मत हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें भी पता है, कहीं ना कहीं था एलिजिबल 54CF एनी अलाउड 54F 4.4441 के ऊपर आप देखना, आपको मिल जाएगा जहां पे लिखा है इंडिविजुअल और एचएफ को मिलते हैं एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट देन एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और एसएससी बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदता है तो ठीक है सर 54F के अंदर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे 98 लाख रुपीस कैपिटल गेन था, 16,44,295 की एग्जेम्पशन मिली, तो सर कैपिटल गेन टैक्सेबल कितना आएगा, 98 लाख माइनस 16,44,295, दैट इज सर आपका कैपिटल गेन जो टैक्सेबल आ रहा है वो आ रहा है 81,55,705, 81,55,705, दैट इज ये वाला 81,55,705, क्या यही आ रहा है आपका भी, देखो कौन सा क्वेश्चन है, 3 का बी, क्वेश्चन 3 का बी सर यही आ रहा है। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, बट मैंने आपको दोनों सेक्शन अलग अलग बनाई है, ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं जहां मर्ज करके आया हो, यहाँ पे आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट सबका कंसेप्ट आपको पता है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 2, और इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया अपना सर 38 मिनट, बहुत बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो मिस्टर कुमार इंगेज्ड इन होलसेल बिजनेस ऑफ क्लोथ एंड स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ठीक है, दो तरीके के बिजनेस सर, यहाँ पे हम क्लोथ बिजनेस ले लेते हैं और दूसरा कौन सा स्पेक्युलेटिव बिजनेस, चलो दिस कंटिन्यूड्स इट्स ऑपरेशन ऑन 19 अक्टूबर 2021 एंड 30 सितंबर 2021, दोनों व्यापार ठप हो गए हैं और बंद हो गए हैं रिस्पेक्टिवली, दुख की बात है सर, व्यापार का बंद होना सबसे बड़ा दुख। द क्लोथ बिजनेस लॉस अप टू 19 अक्टूबर वॉज 8,000, अच्छा चलो क्लोथ बिजनेस का लॉस हमको कितना लगा है -8,000 रुपीज हम लिख देते हैं, एंड स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस अप टू 30 सितंबर फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 वॉज 40,000 रुपए। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सर हमको कितना लगा अभी तक 40,000। अभी तक की बात हम बस क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ड्राफ्ट में एक्सप्लेन कर सकते। Out of total bad debt of 1 lakh that was claimed by Mr. Kumar in respect of particular debtor for cloth businesses 60,000 was allowed by the assessing officer in previous 2021। मतलब क्या है कि देखो जो आनंद था, जो कुमार था, कुमार को ना बैड डेप्ट लगा क्लोथ बिजनेस के अंदर, इसने किसी पर्सन को 1 लाख रुपए का माल बेचा होगा, 1 लाख रुपए का कोई डेटर रहा होगा, 1 लाख रुपए का कोई डेटर रहा होगा, तो बैड डेप्ट हो गया। अब ये क्या क्या बैड डेप्ट क्लेम करते हैं ना अपने P&L में चार्ज करके, तो असेसिंग ऑफिसर बोला कि 1 लाख रुपए तुम क्लेम तो कर रहे हो लेकिन हम केवल 60,000 रुपीज ही अलाउड करेंगे, मतलब मानेंगे केवल कि 60,000 रुपए का बैड डेप्ट हुआ है,
हम नहीं मानेंगे कि तुमको 1 लाख का बैड डेब्ट हुआ है, मतलब 60,000 रुपए का ही खर्चा अलाउ करेंगे, भले ही 1 लाख का नुकसान लगा हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केवल 60,000 रुपए का ही नुकसान माना था। ठीक है सर जी। ऑन 29 जनवरी 2022 मिस्टर कुमार रिसीव्ड अ सम ऑफ 68,000 फ्रॉम द डेटर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इसी डेटर से इस भाई साहब को 68,000 रुपीज मिल गए इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब याद करो वो पीजीबीपी का सेक्शन, उस दिन मैंने आपको बताया था कि सर इनकम टैक्स में कुछ भी पैसा आपको जब इनकम होता है तो आपको क्या हो जाता है, टैक्स लग जाता है। अगर बैड डेप्ट की रिकवरी आपको हुई, अगर ये बैड डेप्ट रिकवर्ड हुए और वो बैड डेप्ट पहले पीएनडल में अलाउड हो चुके थे, ठीक है, पहले वो खर्चा आपको मान लिया गया था, अलाउड था, और अब बैड डेट रिकवरी हो गई, तो जब रिकवरी हो जाती है उस समय आपको उसको इनकम कंसीडर करके उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो रिकवरी जब हुई है 68,000, तो अब ये मेरी इनकम बनी, अब ये मेरी क्या बनी, इनकम बनी। अब बात समझो, 1 लाख में से 40,000 रुपए तो इन्होंने माना ही नहीं था कि भैया खर्चा है आपका, 60,000 रुपए को ही खर्चा माना था। अब हमको 68,000 बैड डेप्ट की रिकवरी हो गई। क्लोथ बिजनेस वाले की हुई है, देख लो क्लोथ बिजनेस वाले की हुई है। चैप्टर नंबर 6 में आपको पढ़ाया था कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, याद आ रहा है? तो सर बिजनेस बिजनेस लॉस सबसे पहले बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा, कौन सा वाला, क्लोथ बिजनेस का, बिकॉज स्पेकुलेटिव लॉस स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से सेट ऑफ होता है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है वो तो नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है ना, बल्कि हर रेट से सेट ऑफ होता है एक्सेप्ट सैलरी। तो सर 68,000 में पहले ये 8,000 तो मेरा लॉस का सेट ऑफ हो गया, ये वाला जो मेरा लॉस था ना सर 8,000, यहाँ पे सर इसको हम सेट ऑफ मारेंगे, इसको सेट ऑफ मारे, मेरा लॉस खत्म, मतलब 68,000 में से 8,000 तो सर मेरा खर्चा ही खत्म हो गया, गलती से 80 लिख दिया क्या मैंने, 8,000 से मेरा खर्चा खत्म, मेरा लॉस ही कट गया, लॉस को मैंने सेट ऑफ मार दिया। अब सर जो 40,000 रुपीज बचे हैं, अब ये मेरे बचे 40,000 रुपीज, सॉरी, अब सर जो मेरे पास 60,000 रुपीज बचे, यहाँ पे मेरे पास कितने बचे 60,000 रुपीज। अब इसका क्या करें, जब मेरा 1 लाख रुपए का लॉस था तो गवर्नमेंट ने तो मेरा 40,000 रुपए का लॉस माना ही नहीं, एओ बोला केवल 60,000 का बैड डेप्ट है, तो भाई 40,000 का जब तुम माने ही नहीं तो रिकवरी में हम तुमको 40,000 रुपए किस बात का इनकम दे दें। हम बैड डेप्ट रिकवर्ड, अगर मेरे बैड डेप्ट की रिकवरी हुई तो केवल उसी अमाउंट को टैक्सेबल करते हैं जो पहले बैड डेप्ट चार्ज हो चुका था पीएनडल से। यहाँ पे केवल 60,000 रुपए तो बैड डेप्ट चार्ज है, 40,000 रुपए चार्ज दी था तो हम 40,000 को भी इनकम नहीं मानेंगे। अब अमाउंट बचा 20,000 रुपए, तो ये 20,000 रुपए मेरे पीएनडल में इनकम दिखाएगा। क्लियर? यस सर क्लियर। पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर कुमार। सर जितना पहले चार्ज किए तो उसका हिस्सा मतलब 20,000 रुपए, दैट इज 20,000 रुपीज ही केवल आएगा। आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर है, जी हाँ बी आंसर है, तो दैट इज यही वाला आंसर सही होगा। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा, बट मैंने आपको एक तरीका पढ़ाया है, तरीका बताया था कि जब बड़े क्वेश्चन हो तो पहले एमसीक्यू पढ़ लो कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना है, किस डायरेक्शन में डेटा कलेक्ट करना है। सर इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अंजलि फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचईओ फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ये दोनों दिया है कि आप पानी की बोतल 22-23 के बारे में डेटा दिया है। तो सर हमको रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है, आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, केवल काम काम की बातें पढ़ेंगे, ये ये सब, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी बात मत पढ़ो, काम काम की बातें पढ़ो। देखो अंजलि इज रिसर्च स्कॉलर हैं जो पीएचडी कर रही हैं। सी इज अनमैरिड एंड हैज पेरेंट इन लिविंग इन अहमदाबाद गुजरात। भैया अहमदाबाद गुजरात में उसके पेरेंट्स रहते हैं, वो यहीं पे रहती है। हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर फैमिली रिलेटिव स्टेइंग इन साउथ अफ्रीका, उसके दादा दादी और अदर फैमिली साउथ अफ्रीका रहती है। शी वॉज इन इंडिया विथ हर पेरेंट्स टिल मई 2017, मई 2017 तक वो भारत में गई, मतलब तब तक वो रेसिडेंट थी। इट मीन सर अगर आप देखिए मई 2017 तक मतलब 2015-16, 2016-17 पूरा ईयर, फिर 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, ये जितने भी ईयर्स है ना, ये हर टाइम भारत में रेसिडेंट रही है। ये तो भाई साहब मई 2017 को बाहर गई है, तब तक ये भारत की रेसिडेंट थी। हाँ सर। अब जब ये चली गई ना, आफ्टर देन शी वेंट टू लंदन फॉर फर्दर एजुकेशन, लंदन गई थी, ठीक है।
अक्टूबर 2020 को शी रिटर्न टू इंडिया, इंडिया आ गई। ऑन 28 मार्च 2021 शी ट्रेवल्ड आउट टू इंडिया टू, अच्छा शी ट्रेवल्ड आउट टू इंडिया, चलो ठीक है, साउथ अफ्रीका में आई वो। शी ट्रेवल्ड आउट ऑफ इंडिया, वही मैं गलती से टू इंडिया बोल गया, वही मुझे लाइन नहीं मिल रही थी, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। शी ट्रेवल्ड आउट ऑफ इंडिया, वो साउथ अफ्रीका चली गई। शी ट्रेवल्ड आउट ऑफ इंडिया, मैंने उसको गलती से टू बोल दिया था, ठीक। वो इंडिया के बाहर चली गई कब? 28 मार्च 2021 में चली गई, चली गई, हमें क्या करना है। बट फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड खादी बिजनेस एग्जीबिशन शी रिटर्न ऑन 1 अक्टूबर 2021, ये अपने काम की लाइन, 1 अक्टूबर को वापस आ गई, ये मोहतरमा 1 अक्टूबर को वापस आ गई है, 1 अक्टूबर को ये इंडिया आ गई है, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया से वापस कब गई। टू पार्टिसिपेट इन 152 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा गांधी, चलो महात्मा गांधी के 152वीं जन्म दिवस पे आई हैं ये। इन दिस कनेक्शन शी अटेंड न्यूमरस इवेंट, ओवरऑल इंडिया भी घूमी है, हर जगह इवेंट लिए हैं। ऑल्सो कुछ एग्जीबिशन में पार्ट लिए हैं, चाहे वो टेक्सटाइल बिजनेस का था, खादी का था, उस टाइप के एग्जीबिशन में इन्होंने पार्ट लिया है, फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो खादी के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रीथेबल फैब्रिक एंड ऑल दैट एज शोकेश बाय महात्मा गांधी, चलो ठीक है, कुछ नई बात नहीं लिखी है, ये एग्जीबिशन में घूम रही है। शी वॉन, वो जीती हुई अवार्ड, गिफ्ट, डोनेशन वगैरह भी इन्होंने जीती हैं शोकेसिंग के कारण, इस वर्क के कारण। देखो फालतू लाइंस लिख रहा है, अभी तक कोई मतलब की बात नहीं लिख रहा है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इनकम एंड, चलो ये लाइन सही काम की बात कर दी कि भैया इन्होंने ना कुछ फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है कि इनकी रिसिप्ट क्या है, इनकम क्या है, खर्चे क्या है। यहाँ पे इनकम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनका समझो एक तरीके से दे दिया है, रिसिप्ट एंड इनकम, बात नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे कहीं पे भी देखो डेट नहीं लिखा है कि ये भारत छोड़ के गई कब, मतलब 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक ये मैडम भारत में पड़ी रही। हाँ सर, अंजलि जी भारत में थी। जब अंजलि भारत में रही है तो ये अपडेट देखो 182 डेज और मोर हो गया सर, 182 डेज और मोर हो गया, तो ये रेसिडेंट तो है। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 10 प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर ये रेसिडेंट होनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 भाई लगातार रेसिडेंट ही है, और पिछले 7 सालों में 730 दिन रहना चाहिए। ये देखो ना 365 365 365, ये तो 730 दिन भी रह गई। बहुत लॉजिकल बात है एकदम, देखो यहाँ डेटा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो रेसिडेंट थी, 365 दिन भारत में रहती थी, इसका मतलब ये रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, आर बट ओ आर है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस जो पूछा है, यहाँ पे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आएगा, 4A का डी, 4A का डी आएगा, क्लियर है। देखो हाँ सर 4A का डी आया है, चलिए मजा आ रहा है। आगे देखिए, व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। एचयूएफ के बारे में अभी तक तो कुछ बोला नहीं, आगे नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स में लिखा है अंजलि डज नॉट मैन्युफैक्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ, नहीं मैन्युफैक्चर एनी खादी प्रोडक्ट, शी सोर्स्ड ऑल खादी मटेरियल एसेसरीज प्रोडक्ट्स एंड हनी फ्रॉम द सप्लायर एंड आइटम। कुछ नहीं, ये ट्रेडर हैं, इतना जान जाओ, ट्रेडर हैं, खादी मैन्युफैक्चरर और हनी मैन्युफैक्चरर से हनी लिया और आगे एग्जीबिशन में सोल्ड कर दिया, ट्रेडर हैं ये। All financial transactions are carried out in account, paycheck and TDS has been deducted wherever applicable। सारे ट्रांजेक्शन जो भी इन्होंने परचेजेस और सेल्स की किए हैं, हमने देखा था एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। अब आगे ये हम पढ़ेंगे ना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, तो पता चल जाएगा क्या क्या किया इसने। तो जो भी इसने ट्रांजेक्शन किया सब अकाउंट पे चेक से किए, टीडीएस वीडीएस की पूरी कंप्लाइंस की है, ठीक है। हर पेरेंटल ग्रैंडफादर इज द कर्ता ऑफ फैमिली एचयूएफ, एचयूएफ की बात आ गई। एचयूएफ का कर्ता कौन? ग्रैंड पेरेंट, वो तो लंदन में रहता है। Her parental grandparents come to visit India for 6 months every year since 2014. The HUF managed outside India and all decisions regarding the HUF are made outside India. सारे के सारे डिसीजन अगर HUF के इंडिया के बाहर से लिए जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, तो भाई HUF तो नॉन रेसिडेंट हो गई ना, तो HUF तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगी, हम तो स्ट्रांगली बोलते हैं HUF नॉन रेसिडेंट हो जाएगी, क्लियर है। HUF नॉन रेसिडेंट हो जाएगी। अब आइए जरा इस चीज को पढ़ते हैं। सर आपको मिला है स्कॉलरशिप फॉर परसुइंग द रिसर्च वर्क। अब देखो अगर आप लोगों को शर्म नहीं आती हो तो नालायकों याद करना, आप लोग अच्छे से याद करो, सैलरी की क्लास आपको मैं दे चुका हूं, ठीक है। अपना कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है,
अभ्यास सीरीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सैलरी का शायद एक लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, बट वो बन के रखा हुआ, अपलोड हो जाएगा। मैं 31 का टारगेट था, उसके पहले पहले अपलोड हो जाएगा। 2-3 क्लासेस खराब हो गई थी कुछ रीजंस के कारण, सब अपलोड हो चुका है, सब कुछ अपलोडेड है, सब कुछ आपको मिल चुका है। ठीक है, ठीक है सर। स्कॉलरशिप मैंने सैलरी की, मेरी पहली लाइन है, याद करिए मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेते हुए कि स्कॉलरशिप जो पीएचडी वालों को मिलती है वो एग्जेम्प्ट होती है, और कोई भी इस तरीके के खर्चे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपके लाइफ के डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट देता है वो एग्जेम्प्ट होता है। और मैंने बताया था कि जो एमबीबीएस को जो सैलरी टाइप मिलती है ना, इंटर्नशिप, जब वो पीजी कर रहे होते हैं तो वो सर बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, 90,000 1 लाख तक चल जाता है, तो वहां एग्जामेशन नहीं मिलती है, उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्कॉलरशिप में नहीं दिखा सकते। थोड़ी सी मैंने बात की थी और बोला था बस इतना ही जानो, देखो उसी के ऊपर बता दिया, पहली लाइन के ऊपर बंदे ने क्वेश्चन बनाया है। स्कॉलरशिप जो मिल रही है सर वो एग्जेम्प्ट होती है, कोई भी टैक्सेबिलिटी की बात नहीं कर सकते आप। आगे पढ़ें। ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम एग्जीबिशन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो आपने एग्जीबिशन किया उसकी रिसिप्ट आपको 10 लाख रुपए मिली। ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया 12 लाख रुपए मिला। ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ हनी एग्जीबिशन इन इंडिया 1,05,000 मिला। ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ खादी, खादी की सेल से आपको 2,25,000 रुपए मिला। मतलब आपकी सेल्स का टोटल कितना है, जोड़ो, 10 लाख प्लस 12 लाख प्लस 1,05,000 प्लस 2,25,000, सेल्स का टोटल है 25,30,000 रुपए। सेल्स का टोटल कितना आ रहा है, 25,30,000 रुपए। क्लियर है? क्लियर है सर। ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। गिफ्ट फ्रॉम फादर सिस्टर फ्रॉम होम, गिफ्ट फ्रॉम फादर सिस्टर होम शी विजिटेड इन साउथ अफ्रीका 51,000 रुपए। रिलेटिव से कितना भी अमाउंट मिले एग्जेम्प्ट होता है। रिलेटिव से, मैंने आईएफएस में बहुत बार बोला है, रिलेटिव से कभी भी कुछ भी मिले उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी गिफ्ट में नहीं आती है, अंडर सेक्शन 56(2)(10)। और शादी के टाइम किसी से कुछ भी मिले, कितना भी मिले, टैक्सेबिलिटी नहीं आती 56(2)(10) में। तो मैं, और यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन बढ़ाया था, वो नेफ्यू वाला याद है कि मेरा चाचा मेरे लिए रिलेटिव है, लेकिन चाचा के लिए नेफ्यू रिलेटिव नहीं होता है, वो भी मैंने पढ़ाया था। उसी तरीके से यहाँ पे ये तो मेरा एग्जेम्प्ट हो गया बिकॉज ये मेरे रिलेटिव हैं। उसके बाद पढ़े कैश गिफ्ट रिसिप्ट फ्रॉम फ्रेंड इन गांधी गुजरात सेवा समाज, ठीक है, विथ होम द स्टे, चलो हट गया। कैश गिफ्ट आपको मिला है किससे, फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड 27,000 रुपए। 56(2)(10) याद करो, बताया था 50,000 रुपए से ऊपर अगर गिफ्ट का अमाउंट होता है तो टैक्सेबिलिटी आती है। 50,000 रुपए से नीचे का अगर गिफ्ट अमाउंट है विद इन द फाइनेंशियल ईयर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो गिफ्ट का अमाउंट क्या होता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, वहां पे किसी भी तरीके के टैक्स की बात में नहीं करते हैं। रिसिप्ट शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ, एचयूएफ का शेयर ऑलवेज एग्जेम्प्ट होता है, बहुत बार पढ़ाया है आपको, बहुत बार पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब जो हम ग्रॉस सेल कर रहे थे ना, ये देखो ग्रॉस सेल ग्रॉस सेल ग्रॉस सेल ग्रॉस सेल, रिसिप्ट आ गई। ये कैलकुलेटर मैंने 2,000 रुपए में बेचा, खरीदा कितने में, जब ये पता होगा तभी ना प्रॉफिट निकाल पाएंगे। देखो अब उसकी बारे में बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एग्जीबिशन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 12 लाख रुपए। जो एग्जीबिशन हुआ उसका 12 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ मटेरियल था, और जो खादी था उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 लाख रुपए था। अदर बिजनेस का खर्चा 4 लाख रुपए आया, और हनी जो परचेज किए थे उसका खर्चा 55,000 रुपए था। तो टोटल एक्सपेंस बताओ मेरा कितना है, बताइए भाई, टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है, बिजनेस एक्सपेंस है ये टोटल। तो आ गया सर 12 लाख प्लस एक 13 लाख प्लस 4 लाख प्लस 55,000, 17,55,000 रुपया सर मेरा बिजनेस का खर्चा आ रहा है। बिजनेस का खर्चा मेरा 17,55,000 रुपया आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर पटेल साउथ अफ्रीका की गिव किए, चेक दिए 5 लाख रुपए का, फेवरिंग ऑफ गांधी स्मारक ट्रस्ट, ठीक है, एज डोनेशन ऑफ ट्रस्ट शी वाज रिक्वेस्टेड टू हैंड ओवर चेक टू द ट्रस्ट ऑफिस एट अहमदाबाद, ठीक है। मतलब इन्होंने, कोई मिस्टर पटेल है ना, हाँ पटेल जी ने साउथ अफ्रीका के हैं, इनको चेक दिया कि भैया गांधी स्मारक वाले ट्रस्ट में आप दे दी ना, ये कहती हैं कि आप डायरेक्ट उनके ऑफिस के फेवर में दे दीजिए, कोई बात नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, ठीक। अब आपसे क्या पूछता है, अंजलि जी जो है 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रही हैं, ओके सर 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रही, आपसे पूछता है क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय अंजलि फ्रॉम द फादर सिस्टर। पिताजी की बहन से जो भी मिला वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, हमने बताया। साथ ही साथ पूछ रहा है एंड फ्रॉम हर फ्रेंड इन गांधी
गुजरात सेवा समाज वाला, तो सर ये वाला भी जो है ना, ये भी तो एग्जाम हो गया। 27,000 ही था, 50,000 से ऊपर होता तो टैक्सेबल होता, मतलब दोनों एग्जाम है। देखो 51,000 विल बी एग्जाम्ड एज अ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, 77 वुड नॉट बी टैक्सेबल एज अ फ्रेंड। ये वाला क्वेश्चन, as cash gift from her friend would not be taxable as all her friends are non-resident। ये कोई मतलब की बात थोड़ी है। 51,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज नॉट अ रिलेटिव, ये भी गलत बात लिखा है। 51,000 वुड बी एग्जाम्ड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 51,000 विल बी एग्जाम्ड एज इट इज अ गिफ्ट बाय रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव। 27,000 रिसीव्ड एज कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड विल नॉट बी टैक्सेबल एज टोटल गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 22-23 डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपए। ये सही रीजनिंग है, इसलिए सर यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है सर, लास्ट क्वेश्चन है ना, हाँ सर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ अंजलि फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इनकी टोटल इनकम क्या होगी इफ शी विशेस टू मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग। मतलब ये कम से कम इनकम दिखाना चाहती है ताकि कम से कम टैक्स आए। मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग का मतलब कम से कम इनकम दिखाना चाहती है, कम से कम टैक्स आए। तो अगर अभी हम देखें तो अभी के सिनेरियो में इनका कितना इनकम आ रहा है सर, ये तो ये वाली इनकम एग्जेम्प्ट है और बाकी ये तीनों इनकम भी एग्जेम्प्ट है। इनकी इनकम आएगी 25,30,000 रुपए इनकी रिसिप्ट है बिजनेस की, और 17,55,000 रुपए से इन्होंने खर्चा कर दिया। तो सर इनकी अभी की इनकम आ रही है 7,75,000 रुपए। लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि जब भी बोले ना मोस्ट बेनिफिशियल टाइप चीज, सबसे ज्यादा टैक्स सेविंग क्या होगी, प्रूडेंट डिसीजन क्या होगा, इस टाइप की बातें, तो जब भी बोले, जैसे यहाँ बोल दिया इन्होंने मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग, तो ऑलवेज याद रखना कि टर्नओवर का 6% या 8% वाला भी चीज हमको चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला हुआ है कि ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैरिड आउट इन अकाउंट पेड चेक, मतलब ग्रॉस रिसिप्ट का 6% मेरा टोटल इनकम आएगा। मेरी ग्रॉस रिसिप्ट जो है ये 10 लाख 12 लाख, देखो ग्रॉस रिसिप्ट ग्रॉस रिसिप्ट ग्रॉस रिसिप्ट ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल 25,30,000 की ग्रॉस रिसिप्ट का 6% हम इनकम मान सकते हैं एज पर इनकम टैक्स रूल्स। तो 25 लाख कितना था, 25,30,000, 25,30,000 का 6% अगर आप निकालते हो, 25,30,000 रुपए का 6% आता है सर, मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है 151,800, 151,800 रुपीज। और आंसर सी सही हो रहा है क्या सर, आंसर सी आ रहा है, मेरा आंसर सी आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन भी हमारा हो गया, और जो भी इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे हमने अभ्यास सीरीज के अंदर करवा रखे हैं। बहुत अच्छी सीरीज है। देखो अभ्यास सीरीज में क्या है, अभ्यास सीरीज पहली बात तो हमारी रिपीटर स्पेसिफिक है, जो बच्चे रिपीटर्स हैं उन्हीं के लिए है। उनके साथ क्या है, हमने 225 प्लस 225 से भी ज्यादा ICAI की स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस पढ़वाए हैं, 100 से ज्यादा क्वेश्चन पॉइंट्स बताएं कि कहाँ गलतियां हो सकती हैं। साथ ही साथ हमने बहुत से स्पेशल पॉइंटर्स बता रखे हैं, जैसे कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दिख रहा है तो तुरंत याद रखना कि एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा एंड ऑल दैट चीजें। प्लस हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं और ICAI की प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था उसमें से कितना बड़ा पोर्शन आपके MTP के अंदर ऑलरेडी दे दिया, आपने इस चीज को भी देखा है। तो ये 1000 का कोर्स है, देखो 1000 का कोर्स है, 41 आवर्स कोर्स है, लैपटॉप में भी चलता है, मोबाइल में भी चलता है। मोबाइल में अनलिमिटेड व्यू मिलता है, डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। सारे लिंक्स आपको उसके नीचे मिल जाएंगे, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है और रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे जा रहे हैं। बाकी फीडबैक्स आप अपना इस के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर वगैरह भी कर लीजिएगा। एंड जो RTP का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, TDS वाला जो नया आया है अमेंडेड है, वो 75 मिनट की वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अब MTP2 जब आएगी, और अगर मुझे थोड़ा टाइम परमिट किया तो इसके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्टिव के भी। बट डिस्क्रिप्टिव में कराने के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सारे के सारे मैंने आपको अभ्यास में करवा दिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।